वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। हमने चैप्टर नंबर 2 इको का स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है और जो ये टॉपिक है यहीं से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान से करेंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो यहीं से लिंक होने शुरू हो जाएंगे सारे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने पिछली क्लास में समझ लिया था। इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं? फिक्स्ड एसेट में। आपने पढ़ा था गुड्स दो तरह के हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स और एक फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स थे विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट कौन से कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, दो थे ना। कौन से फाइनल गुड्स दो तरह के थे? कैपिटल गुड्स दो तरह के थे, एक कंजम्पशन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में हमने बोला था किस चीज में इन्वेस्टमेंट होती है? फिक्स्ड एसेट में। तो ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जब आप अपने देश के गुड्स में, कौन से गुड्स में? फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने दो तरह की लिखी है बेटा, एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक है नेट इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझेंगे। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। इन्वेस्टमेंट आपको बताया फिक्स्ड एसेट में जब आप पैसा लगा रहे हैं। फिक्स्ड एसेट कोई भी मशीनरी, बिल्डिंग, एक साल में आपने जितना पैसा अपने देश में फिक्स्ड एसेट में लगाया उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सपोज इंडिया के पास जो इन्वेस्टमेंट थी फिक्स्ड एसेट्स में दैट वाज रुपीज 5000 करोड़ एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर इट बिकम्स रुपीज 7500 करोड़। यानी कि इस साल आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी फिक्स्ड एसेट में? 2500 करोड़। आपने इन्वेस्टमेंट करी है 2500 करोड़। तो दिस इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आप सब जानते हैं अगर आप फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट भी होती है, उसकी वैल्यू में गिरावट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो जब आप इसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, सपोज इस साल डेप्रिसिएशन लगा है 500 करोड़ का, तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई इस साल? 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, 2500 करोड़ इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। आपने एक साल में कैपिटल एसेट्स में जितना पैसा लगाया उस टोटल को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस में से जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं तो जो मेरे पास बचता है दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात? एक बार हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब पढ़ते हैं, वहां से आपको और क्लियर होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन। देखो बेटा हमने यही करा, कितना एडिशन हुआ? 2500 करोड़ का, तो वो लिया हमने। It refers to the addition to the stock of capital. Addition to the stock of capital before making allowance for depreciation. Depreciation से पहले जो addition हुआ इसमें से डेप माइनस नहीं हुआ होना चाहिए। Before allowing depreciation लिखा है, समझ आ गई बात? आपके कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन हुआ एक साल में बिफोर अलाउिंग डेप्रिसिएशन इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। नेट इन्वेस्टमेंट द एक्चुअल एडिशन। ये क्या है? एक्चुअल, टोटल एडिशन नहीं बता रहे। इट इज द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। जो एक्चुअल इंक्रीज होगा दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात? दोनों टर्म्स क्लियर, ग्रॉस एंड नेट। नेक्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब आप सब जानते हैं, वैसे अभी बताया भी, किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जब आप कोई एसेट खरीद के लाते हैं, लाइक आपने प्लांट मशीनरी खरीदी या आपने अपने लिए कोई पर्सनल व्हीकल खरीदा, आप बाइक, एक्टिवा, कार लेते हैं,
तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होती है। उस रिडक्शन को, जितनी वैल्यू में गिरावट आई, उस रिडक्शन को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उस डेप्रिसिएशन के रीजन क्या होते हैं, क्यों वैल्यू कम हो रही है उसकी, कोई बताएगा? एक तो वो पुराना हो रहा है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, पैसेज ऑफ टाइम, और इसने बोला नॉर्मल वेयर एंड टियर, यूसेज की वजह से भी उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चा कहता है अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि टॉपिक है हमारा कि डेप्रिसिएशन होने के रीजंस बताओ। तो एक बार पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब फटाफट से। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, कॉमा पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये जो आपने बताया टेक्नोलॉजी में चेंज आना, उसकी वजह से जो गिरावट आती है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। समझ आ गई बात? नीचे इसके लिखिए डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज मेनली ड्यू टू 3 रीजन। नंबर 1 नॉर्मल वेयर एंड टियर, उसमें देखो क्या लिखते हैं, कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेस देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड वैल्यू। यूज होने से क्या होता है, उसकी वैल्यू में रिडक्शन आती है, पहला रीजन डेप्रिसिएशन का। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आल्सो डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम पास होने की वजह से, टाइम निकलने की वजह से उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस। बेटा ये पॉइंट तंग कर सकते हैं आपको, कहेंगे कि हमने एक मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी को यूज नहीं किया, क्या उसमें डेप्रिसिएशन लग सकता है? यस। आप कोई, अगर आपको ऐसा लगता है आज अपने लिए कोई व्हीकल लेके रख ले या मोबाइल लेके रख ले, एग्जाम तक उसको यूज ना करें, आफ्टर एग्जाम आप निकालेंगे तो क्या वो उतने का ही बिक जाएगा मार्केट में जितने खरीदा था? तो चाहे आप उसे यूज नहीं कर रहे तब भी उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो यही लिखा है, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आल्सो डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज। आप चाहे उसे यूज करें चाहे ना करें। नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब आपको अभी बताया, जब आपका प्रोडक्ट की वैल्यू गिरे ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, दैट इज लॉस इन वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। इज इट ओके? नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन का मतलब आप सबने समझ लिया, क्या होता है, एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड नॉर्मल वियर एंड टियर। तो कैपिटल लॉस क्या है, जब एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट, ऐसा इवेंट जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, लाइक अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड, उस वजह से अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उस लॉस को हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको बोला जाता है कैपिटल लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो डिफरेंस में लिखा है, पहला तो मीनिंग है दोनों का समझा दिया, सेकंड इज द प्रोविजन फॉर लॉस। बेटा इधर समझेंगे सब बच्चे, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर सके। अकाउंट्स में आप पढ़ते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन का मतलब क्या है, कोई ऐसा लॉस जिसके बारे में मुझे पता है कि ये लॉस होना है तो मैं उसके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता हूं। जैसे आप क्या करते हैं, आपको पता होता है कि एसेट या कोई आपने व्हीकल लिया, वो और 1 आध 2 साल में 3 साल में खत्म हो जाएगा और मुझे इसके बिना काम नहीं चलता, मेरा कोई मशीनरी है, तो आप क्या करते हैं, उस मशीनरी को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कितने की मशीन आ रही है और कितने साल में ये खत्म हो जाएगी। पर अगर कोई कैपिटल लॉस हो, क्या उसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं? आपको पता है अर्थक्वेक कब आना है, तो उसके लिए प्रोविजन बनाना पॉसिबल नहीं होता। किसके लिए बनता है? डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बन सकता है, बिकॉज इट इज नोन टू अस, हम उसको एस्टिमेट लगा सकते हैं, पर कैपिटल लॉस के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनता। पढ़ते हैं क्या लिखा है, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। कह रहे एसेट के लिए आप प्रोविजन बना सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लॉस है, और उधर नो सच प्रोविजन इज मेड इन द केस ऑफ कैपिटल लॉस एज इट इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, इसके लिए प्रोविजन नहीं बन सकता। नेक्स्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस। बताओ बेटा,
कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्ट करेगा, कैपिटल लॉस या डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, पर प्रोडक्शन तो पूरी करेगा वो। मशीन में जितनी प्रोडक्शन होनी है वो तो होगी, पर अगर कैपिटल लॉस हो गया, अर्थक्वेक आ गया और मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, क्या उससे प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा? यस, मशीनरी 2-3 दिन 4 दिन के लिए बंद भी हो सकती है, पर डेप्रिसिएशन से उसकी प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। तो देखो क्या लिखा है, इट डू नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर हो गई बात? तो बेटा यहां से जो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मुझे यूज करना है वो मेरा एक फॉर्मूला बनता है। यहां से आप इस फॉर्मूले को अपने पास लिख लेंगे या बुक में लिखा हुआ है मार्क कर लेंगे। क्या है इधर देखिए बेटा, ग्रॉस इज इक्वल्स टू, इधर देखें हमने लिखा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस इज इक्वल्स टू नेट। यहां से मैं फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट, उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस डेब्ट। आप एक ये फॉर्मूला याद करेंगे बेटा। इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले लिखे होंगे बुक में, पर हमें एक ही याद करना है, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेब्ट। ये कह सकते हैं कि सर डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस माइनस नेट, या ये कह सकते हैं नेट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेब्ट। तो आप एक ही याद कर लें, इधर उधर तो हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेब्ट। इज इट ओके? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप ये फॉर्मूला मार्क कर चुके हैं, होपफुली लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा आपको पता है इंडिया में टैक्सेस 2 तरह के लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। हम दूसरे चैप्टर्स में भी इन चीजों को समझ चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, जो हमारे ऊपर डायरेक्टली नहीं लगता, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये वो टैक्स होता है जो इंडिविजुअल की बजाय गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, जैसे कि जीएसटी। ठीक है, अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, आप खुद सोचे, कोई प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा सपोज 500 रुपीज का, गवर्नमेंट ने कहा कि उसके ऊपर टैक्स लगना है, ये आपकी कॉस्ट है, टैक्स लगना है 10%। अब इस टैक्स से इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है या कम होती है? बढ़ेगी। तो क्या होता है, टैक्स से कॉस्ट की प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाती है। समझ आ गई बात? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब अगर हम बात करें सब्सिडी, सब्सिडी जानते हैं आप? क्या होता है सब्सिडी? रिलीफ, इकोनॉमिक असिस्टेंस, इकोनॉमिक मतलब पैसा, असिस्टेंस मतलब सपोर्ट। इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी इकोनॉमिक सपोर्ट देती है गवर्नमेंट, किस चीज के लिए? कि कस्टमर को प्रोडक्ट ज्यादा महंगा ना लगे। जैसे कि आपको एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, ठीक है, तो ये जो सब्सिडी है, अगर ये हमारे को जो 500 रुपए कॉस्ट पड़ी थी, सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्पीकर, जो बुक का एग्जांपल है वही लिया, 500 का स्पीकर आपने मैन्युफैक्चर किया, 50 रुपए टैक्स है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसके ऊपर हम आपको 10 रुपए की सब्सिडी देते हैं। क्या देते हैं? 10 रुपए की। तो सब्सिडी इसमें प्लस होगी या माइनस होगी? माइनस होगी, माइनस सब्सिडी। तो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, टैक्स जो है वो कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है और सब्सिडी जो है वो कॉस्ट को कम कर रही है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को टैक्स कितना देना पड़ा सरकार को? 50 देना पड़ा, 10 का रिलीफ मिल गया, एक्चुअल में 40 देना पड़ा। तो अगर मैं बात करूं कि टैक्स मेरी जेब से कितना गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गया इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। भाई मेरी जेब से टैक्स कितना गया? 50, सब्सिडी कितने की मिल गई? 10, तो मेरी जेब से नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गया? 40। दिस इज द फॉर्मूला। इज इट ओके? समझ आया? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कोई प्रॉब्लम? दो फॉर्मूले हो गए। पहला हमने किया ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेट, और दूसरा किया इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्लियर? आपने अगर लिखने हैं तो 5 के 5 फॉर्मूले एक ही जगह पे साथ साथ लिखते रहें। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ने से पहले एक बार चलो मैं साथ में लिखवा दूंगा आपको, बुक पे मार्क करते रहे सारे 5 के 5 एक साथ, लास्ट में समरी बनवा दूंगा इसकी। आप एक बार पढ़ते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। तो फॉर्मूला दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सबसे ऊपर टॉप पे आपके पास फॉर्मूला है, इसमें टॉपिक लिखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब। इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोस टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस refers to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services, for example GST। और वो एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपको स्पीकर वाला दिया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 500, गवर्नमेंट लेवाई GST एट द रेट 10%, तो स्पीकर की कॉस्ट हो गई 550। नाउ सब्सिडी, सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस। मैंने आपको वर्ड यूज किया था, इट इज द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू फर्म्स एंड हाउसहोल्ड विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर, जिससे उनकी भलाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया LPG सिलेंडर इज सोल्ड एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। इंडिया में LPG सिलेंडर आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है। पॉइंट नंबर 1, दे आर ऑफन ग्रांटेड। कह रहे सब्सिडी क्यों देते हैं? टू प्रमोट, हम प्रमोट करना चाहते हैं export or to encourage the firm for setting up the industries in the backward areas, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके और लोग अपनी इंडस्ट्री कहां पे सेटअप कर सके? बैकवर्ड एरियाज में, जिससे कि वो एरिया भी डेवलप हो सके। पॉइंट नंबर 2, सब्सिडीज आर अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। कह रही है उसके अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से कॉस्ट बढ़ जाती है और सब्सिडी से कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये लिखा है they are opposite to indirect taxes as they reduces the market price of the commodity. For example, government grant a subsidy of 10, then the price of speaker will be 540 due to subsidy. Subsidies are also termed as economic assistance. इसको हम दूसरा नाम economic assistance या फिर financial assistance भी बोलते हैं। Is it okay? समझ आ गई बात? Yes. अच्छा बेटा, एक पॉइंट जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में आपको कराया था उसका दूसरा नाम बताना भूल गया। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम याद रखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वहां पे लिखा भी है टॉपिक के साथ ही ब्रैकेट में, डेप्रिसिएशन ब्रैकेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। न्यूमेरिकल में वो डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं देंगे, वो जान के कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देंगे कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चे को पता ही ना लगे कि है क्या। दिस इज डेप्रिसिएशन। इज इट ओके? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमने ये फॉर्मूला समझ लिया, अब हमने समझना है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से समझेंगे बेटा। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट में मार्केट में कितने का बेचूंगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप लोगों को याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फैक्टर कॉस्ट जो है वो 4 तरह की होती है, 4 चीजों में लगा के बनती है फैक्टर कॉस्ट। एक मिनट मुझे एक बात बताएंगे बेटा, अगर मेरी फैक्टर कॉस्ट 500 है, फैक्टर कॉस्ट मेरी 500 है, तो मैं प्रोडक्ट को मार्केट में कम से कम कितने का बेचूंगा? 550। अपना प्रॉफिट जोड़ के। क्या फैक्टर कॉस्ट में मेरा प्रॉफिट जुड़ा नहीं होता? सोचो, फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आता है? लैंड को, एक मिनट, लैंड पे आप पे करते हैं रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट तो जुड़ा हुआ है, दोबारा क्यों जोड़ रहे हो? बच्चा यहीं पे कंफ्यूज करता है कि सर फैक्टर कॉस्ट का मतलब मेरी कॉस्ट। नो, दिस इज नॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो। हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर वहां पे अपना प्रॉफिट चार्ज ऑलरेडी कर चुका होता है। यानी कि
फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स प्रॉफिट। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझ आ गया बेटा? मैंने टैक्स बोला, क्या बोला? समझ रहे हो बात को? इसमें ये चार चीजें इंक्लूडेड है, मतलब इसमें प्रॉफिट आ गया। अब मैं मार्केट में जब इसे 500 का बेचने जाऊंगा, मैं कहूंगा नहीं 500 का नहीं बेच सकता सर। क्यों? क्योंकि मुझे इस पे टैक्स भी देना है, मुझे इस पे तो सरकार को टैक्स देना है और इस पे टैक्स नहीं जुड़ा हुआ, तो मैं इसमें ऐड करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाज 50 माइनस 10, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, तो मैंने उसकी वैल्यू पुट करी यहाँ पे। अब आएगा ये 500 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 540। इज इट ओके? तो मार्केट में कितने का बेचूंगा? जितने का मुझे पड़ा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जितने की मेरी कॉस्ट थी प्लस उसमें टैक्स जोड़ूंगा, मार्केट में इतने का बेचूंगा मैं इस प्रोडक्ट को। तो मार्केट में बेचना मतलब मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट ओके? 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। ये देख लो नीचे लिखा है फैक्टर कॉस्ट, इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए जो पैसा देना पड़ा, दैट इज द फैक्टर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल 500 इज द फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ये वो प्राइस है जिस पे प्रोडक्ट मार्केट में एक्चुअली सेल हुआ। इन द गिवन एग्जाम्पल 540 इज द मार्केट प्राइस, और नीचे आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया। ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन में, बेटा ध्यान से समझेंगे, नीचे इन्होंने 3 केस बनाए कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस 0 है, इधर देखिए बेटा, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर 0 है और सब्सिडी दे रखी है 10 की, तो -0 माइनस 10 नेट इनडायरेक्ट टैक्स -10, 500 यहाँ पे 40 की बजाय क्या आ जाएगा? -10, तो ये 490 आएगा। तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, शॉर्टकट मत यूज करना। आप सोचो सर मैंने मार्केट प्राइस निकालना है, इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। बच्चे करते हैं ऐसे मिस्टेक, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी है नहीं, सब्सिडी प्लस कर देंगे। अरे सब्सिडी भाई साहब यहाँ पे पुट करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने नहीं है और सब्सिडी मिल रही है, यानी कि वो कॉस्ट में से और माइनस ही हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो +0 -10। समझ आ गई बात? जैसे कि आपके यहाँ एलपीजी सिलेंडर जो आपको मिलता है, आपको पता है उस पर टैक्स नहीं है, सब्सिडी है, तो जितने का वो सिलेंडर पड़ता है उससे भी कम रेट पे मिलता है आपको। दिस इज द एग्जांपल। इज इट ओके? समझ आ गई बात? नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटा फैक्टर इनकम 2 तरह की होती है हमारी, एक होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक होती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? वो इनकम जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिलीवर करके कमाई है, दैट इज द फैक्टर इनकम। दिस इज द फैक्टर इनकम। आपको बताया था कि कभी इसे फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, कभी इसे हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। इधर देखिए बेटा, आपको बताया था यही हमारी फैक्टर कॉस्ट है और यही हमारी फैक्टर इनकम भी होती है। फैक्टर कॉस्ट किसके लिए है? अगर हम बात करें तो ये बिजनेस के लिए फैक्टर कॉस्ट है कि बिजनेस को ये पैसा देना पड़ता है, पर हाउस होल्ड के लिए क्या है? ये फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम है क्योंकि हाउस होल्ड को ये पैसा मिल रहा है। अब ध्यान से सोचना, ये जो फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, क्या हम लोग इंडिया के बाहर से ये इनकम कमा सकते हैं या नहीं? कमा सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भाई हम वहां जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और उसको किराए पे चढ़ा दिया, रेंट कमाएंगे। वहां जाके अगर जॉब करते हैं तो वेजेस कमाएंगे। हमने वहां पे पैसा दिया किसी को उधार पे तो इंटरेस्ट कमाने वाले हैं, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे हम प्रॉफिट। ये फैक्टर इनकम अगर हम दूसरे देश से कमा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ऐसे ही ये फैक्टर इनकम क्या बाहर वाले इंडिया से आके कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। वो लोग यहाँ के जॉब कर सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं, वो यहाँ पे आके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ से जो कमाते हैं उसको बोलते हैं हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि अब्रॉड वालों ने यहां से कमाए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने बाहर से कमाए 1000, उन्होंने कमाए 800 रुपीज इन करोड़, तो नेट हमने कितना कमाया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने कितना कमाया माइनस उन्होंने कितना कमाया, इसका डिफरेंस जो है वो नेट हमने अर्न किया आउट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया। इज इट ओके? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? समझ आ गया फॉर्मूला? लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का दैट इज, इधर देखे बेटा सब बच्चे, हम अपने देश से जो इनकम कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है? और आपने जब ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, नेशनल इनकम में क्या डोमेस्टिक इनकम के अलावा बाहर की इनकम आती है? आती है। डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती है? आपको बताया था, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से हम कमा रहे हैं, विद इन द लीगल पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। क्या इंडिया के बाहर से भी पैसा कमाते हैं? अभी तो बताया, इंडिया के बाहर से भी आप कमा सकते हैं। जो इंडिया के बाहर से कमाया उसको क्या बोला आपने? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर मैं पूरे नेशन की इनकम निकालना चाहता हूं, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। भाई पूरे नेशन की इनकम कौन सी होगी? जो मैंने इंडिया के अंदर से कमाई है प्लस इंडिया के बाहर से जो कमाया, दैट विल बी द टोटल नेशनल इनकम। इज इट ओके? सारे फॉर्मूले समझ आए? 5 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में हमारे, जिसके ऊपर बेस्ड आगे के सारे चैप्टर चलने वाले हैं हमारे। पहला फॉर्मूला जो हमने किया था वो यहां नहीं लिखा, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेब्ट। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 फॉर्मूले हमने सीक्वेंस में सॉल्व करे, समझ लिए। अब इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।